We have revised theorem number 8.1 and 9.2. Today we revise theorem number 9.1 and 9.3. Converse of theorem 9.2. Converse mean in theorem 9.2, the given becomes proof and proof becomes given. अब थ्योरम 9.3 जो है वो कन्वर्स है 9.2 का. 9.2 थ्योरम में जो चीज गिवन थी, गिवन बिकम टू प्रूव एंड टू प्रूव बिकम गिवन इन थ्योरम 9.3. थ्योरम 9.3 के अंदर 9.2 थ्योरम की ही स्टेटमेंट है, लेकिन जो स्टेटमेंट गिवन में थी इसमें वो टू प्रूव में आ गई और जो टू प्रूव में थी वो गिवन में आ गई. स्टेटमेंट क्या थी आपके पास? 9.2 की स्टेटमेंट आपने 9.2 थ्योरम प्रूव किया. क्या स्टेटमेंट थी? A straight line drawn from center of a circle to bisect a chord which is not diameter is perpendicular to the chord. अब अगर हम स्टेटमेंट देखें 9.3 की तो वो क्या है? Perpendicular from center of circle on chord bisect it. पहले आपको क्या गिवन था? परपेंडिकुलर का वर्ड लास्ट में जाके आता था, स्टार्टिंग पोर्शन में नहीं था. स्टार्टिंग पोर्शन गिवन होता है और एंडिंग पोर्शन टू प्रूव होता है. तो प्रीवियस थ्योरम में परपेंडिकुलर आपने प्रूव करके दिखाया था, लेकिन अब अगर आप अपना थ्योरम देखें तो आपकी थ्योरम स्टेटमेंट का स्टार्ट ही परपेंडिकुलर से हो रहा है. मींस स्टार्टिंग पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट गिवन होता है, तो परपेंडिकुलर हमें गिवन है. पहले हमें पता था कि हमारी जो लाइन है वो हमारी कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है, लेकिन अब हमने ये प्रूव करना है कि जो लाइन हमारी कॉर्ड के परपेंडिकुलर है वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है. ये हमने प्रूव करना है. परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑन कॉर्ड, ये हमें गिवन है. परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑन कॉर्ड बाइसेक्ट इट, ये चीज हमने प्रूव करनी है. अब हमें गिवन ये सारी चीजें हैं, बट हमने प्रूव क्या करना है? बाइसेक्ट के जो परपेंडिकुलर लाइन है वो हमारी कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है. तो हम अगर अपनी स्टेटमेंट को प्रॉपर्ली रीड करें और अब से उसको फिगर में कन्वर्ट करने, तो क्या है? परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑन कॉर्ड मींस हमें एक सर्कल बनाना है. सबसे पहले सर्कल का की कॉर्ड बनानी है और कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, और फिर हमने ये प्रूव करके दिखाना है कि वो जो हमने कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर बनाया वो उसका को बाइसेक्ट करता है. परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑन अ कॉर्ड. आपने क्या करना है? सर्कल बनाना है, सर्कल पे कॉर्ड बनानी है, और फिर क्या करना है? परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है सर्कल के सेंटर से. परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑन कॉर्ड, किसके ऊपर? कॉर्ड के ऊपर. तो सबसे पहले हमने एक सर्कल बनाया, कॉर्ड बनाई, कॉर्ड फिर सर्कल के सेंटर से कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर बनाया. क्या चीज बनाई? परपेंडिकुलर. नाउ वी हैव टू प्रूव दैट दिस परपेंडिकुलर लाइन बाइसेक्ट द कॉर्ड. अब हमारा कन्वर्स हो गया. प्रीवियस थ्योरम में आपको ये बात पता थी, आपने क्या प्रीवियस थ्योरम में प्रूव किया था? सर्कल के सेंटर से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की थी जो आपकी कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है, ये आपको पता था. आपने प्रूव किया था कि ये लाइन परपेंडिकुलर है, ये लाइन कॉर्ड के परपेंडिकुलर है. लेकिन अब कन्वर्स हो गया है. अब क्या हो गया है? परपेंडिकुलर आपको दे दिया, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल ऑन कॉर्ड की. ये आपके पास कॉर्ड है, ये सर्कल का सेंटर है, सर्कल के सेंटर से कॉर्ड के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है. परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑन कॉर्ड, सर्कल के सेंटर से सर्कल की कॉर्ड के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है. आपने क्या बनाना है? दैट इज bisect the chord. Bisect it means that perpendicular line bisect the chord. Bisect the chord का मतलब क्या है? कि वो जहाँ आपकी chord को bisect करती है वो मिड पॉइंट है chord का, वहाँ पे आपकी chord 2 इक्वल पोर्शन में डिवाइड हो रही है. तो फिगर हमने कैसे बनाई? सबसे पहले हमने एक सर्कल बनाया, सर्कल के बाद हमने सर्कल को सेंटर उसको नाम O दिया, अ सर्कल विद सेंटर O. Then AB is a chord and ON is perpendicular to AB. अब यहाँ पे जो एंगल 1 और 2 आपको बने हुए नजर आ रहे हैं, ये दोनों कौन सी मेजर के हैं? 90 डिग्री के हैं, क्योंकि ये लाइन परपेंडिकुलर है. हमें पता है कि जो लाइन है वो क्या है? परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑन कॉर्ड, जो सर्कल का सेंटर है उससे कॉर्ड के ऊपर जो लाइन है वो क्या है? परपेंडिकुलर है. प्रूव हमने करना है कि ये परपेंडिकुलर लाइन जो है ये हमारी कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है. तो इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमने सर्कल बनाया, सर्कल का सेंटर को O का नाम दिया, फिर कॉर्ड बनाई,
कॉर्ड के साथ हमने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की। अब हमने प्रूव करना है इसको बाइसेक्ट करती है, मींस इसको हमने क्या प्रूव करना है, मिड पॉइंट। अगर ये मिड पॉइंट हुआ तो हमारी कॉर्ड बाइसेक्ट हो जाएगी टू इक्वल पोर्शन में, ए एन एक पोर्शन हो जाएगा और बी एन उसका दूसरा पोर्शन हो जाएगा। तो अब हमारा ये थ्योरम जो है वो 9.2 का कन्वर्स ही है। जैसे हमने वो प्रूव किया था, जैसे उसकी फिगर बनी थी उसी तरह से इसकी भी बनी है, लेकिन गिवन टू प्रूव में और टू प्रूव गिवन में लिखा जाएगा। तो स्टेटमेंट में जो आपके पास इस तरह के कन्वर्स थ्योरम होते हैं उनको मिक्स नहीं करना। आपने गिवन को टू प्रूव में लिख दिया, आपका पूरे का पूरा थ्योरम गलत हो जाता है। तो स्टेटमेंट अच्छी तरह से समझनी है। स्टार्टिंग पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट इज गिवन एंड एंडिंग पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट इज टू प्रूव। फर्स्ट थ्योरम में परपेंडिकुलर का वर्ड बिल्कुल लास्ट में जाके यूज हुआ था, जिससे हमने प्रूव करके दिखाना था। अब परपेंडिकुलर का वर्ड स्टार्ट में है जो हमें गिवन है, और बाइसेक्ट का वर्ड लास्ट में है जो हमने प्रूव करके दिखाना है कि हम जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं वो हमारी कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपनी स्टेटमेंट को देखने के बाद फिगर बनाते हैं जो हमने बना ली। परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑन कॉर्ड, हमने सर्कल बनाया, सर्कल के साथ कॉर्ड बनाई और उसके साथ सर्कल के सेंटर से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की, और उस परपेंडिकुलर लाइन को मिड पॉइंट हमने प्रूव करके दिखाना है। गिवन में हमने क्या लिखा, अ सर्कल विद सेंटर ओ, ए बी इज अ कॉर्ड एंड ओ एन इज परपेंडिकुलर टू ए बी। क्योंकि अब हमें गिवन में ही पता है कि हमारी जो लाइन है वो परपेंडिकुलर है। पहले हमें कहा गया था एक स्ट्रेट लाइन है, आपने खुद उसे परपेंडिकुलर बना के दिखाना था। अब लाइन परपेंडिकुलर है, आपने बताना है कि वो लाइन आपकी कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है, मींस एन इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। जो कॉर्ड को, ये लाइन जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ हुई है, जिस कॉर्ड को जहां मीट करती है वो कॉर्ड का मिड पॉइंट है, वहां पे कॉर्ड बाइसेक्ट होती है, मींस बाय मींस टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होती है, ए एन इज कॉन्ग्रुएंट टू बी एन। तो अब आपका गिवन और टू प्रूफ चेंज हो गया। आपके पास फर्स्ट थ्योरम में जो गिवन था इसमें वो टू प्रूफ है, और जो फर्स्ट थ्योरम का टू प्रूफ था वो गिवन है, क्योंकि स्टेटमेंट का हमारी जो स्टेटमेंट है वो चेंज हो गई है। तो अब हम प्रूफ करने के लिए अगेन कंस्ट्रक्शन हमने सेम की हुई है, ज्वाइन ओ टू ए एंड बी। पॉइंट ओ को हमने ज्वाइन किया ए और बी से। ए और बी से क्यों ज्वाइन करते हैं, एक तो हमारे पास दो ट्राइंगल्स बन जाएंगी और फिर दोनों ट्राइंगल्स में हम रेडियाई की पास्टुलेट भी यूज कर सकेंगे, क्योंकि सर्कल के सेंटर से जो लाइन सेगमेंट सर्कल के सर्कमफेरेंस को ज्वाइन करती है उसे क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। और एक सर्कल के अंदर कभी भी रेडियस चेंज नहीं हो सकते, सेम रहते हैं। तो अब हमने ज्वाइन किया तो हमारी फिगर कंप्लीट हो गई, ज्वाइन ओ टू ए एंड बी, ब्लू से जो आपको नजर आ रहा है। पहले हमने सर्कल बनाया हुआ था, सर्कल के सेंटर से सर्कल कॉर्ड के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ था। परपेंडिकुलर का मतलब है कि हमें पता है कि एंगल 1 और 2 90 डिग्री के बने हुए। हमने इस एन को मिड पॉइंट प्रूव करना है कि इस पॉइंट पे आके हमारी कॉर्ड जो है वो बाइसेक्ट हो रही है। तो अब हम अगेन अगर चेक करें अपनी फिगर में तो हमारे पास दो ट्राइंगल्स बनी हुई है, ओ एन ए एंड ओ एन बी। दो ट्राइंगल्स की हम करस्पॉन्डेंस लेंगे। करस्पॉन्डेंस में पहली पास्टुलेट अगेन सेम यूज होगी, OA is congruent to OB, radii of same circle, क्योंकि OA सर्कल के सेंटर से सर्कमफेरेंस है, OB सर्कल के सेंटर से सर्कमफेरेंस है। एक ही सर्कल के सेंटर से सर्कमफेरेंस तक जितने भी लाइन सेगमेंट होती हैं वो कॉन्ग्रुएंट होती हैं, वो रेडियस होता है और रेडियस कॉन्ग्रुएंट होते हैं, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। सिमिलरली एंगल ONA इज कॉन्ग्रुएंट टू ONB। पॉइंट एन पे जो एंगल बने हुए, आपके पास पॉइंट एन पे दो एंगल बने हुए हैं। आपके पास ये पॉइंट O है, ये N है, ये A है और ये B है फिगर में। ONA ये वाला जो एंगल है और फिर ONB ये जो एंगल है, इनकी बात हो रही है। ONA इज कॉन्ग्रुएंट टू ONB। उनको हमने नाम भी दिया हुआ है, इसको हम इसके बजाय एंगल 1 और एंगल 2 भी लिख सकते हैं, विच आर राइट एंगल्स। हमें पता है कि ये लाइन परपेंडिकुलर लाइन है और परपेंडिकुलर लाइन हमेशा 90 का एंगल बनाती है, ये बाय डेफिनेशन ट्रू थिंग है। तो OA इज कॉन्ग्रुएंट टू OB, रीजन इसका है रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। एंगल ONA इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ONB, या इसको एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमने एन पे जो एंगल दो बन रहे थे, एक लेफ्ट साइड पे और एक साइड राइट साइड पे, उसको हमने नाम दे दिया। ONA ट्राइंगल के अंदर जो एंगल बन रहा था उसको एंगल 1 का, और ONB में जो एंगल बन रहा था उसको एंगल 2 का नाम हमने दे दिया। तो एंगल 1 is congruent to angle 2, both of these are right angle because this is a perpendicular line and perpendicular line always makes an angle of 90 degree. And the third postulate is ON is congruent to ON. ON triangle ONA में भी यूज हो रही है और ONB में भी, और कॉमन लाइन हमेशा congruent होती है। So after 3 postulate triangle ONA is congruent to triangle ONB। पहले हमने जिन दोनों ट्राइंगल्स की करस्पॉन्डेंस ली थी, 3 postulates हमने उस पर यूज की, तो हमारी ट्राइंगल्स क्या होंगी, congruent होंगी। बाय साइड एंगल साइड पास्टुलेट, हमने एक साइड यूज की, एक एंगल यूज किया, फिर साइड यूज की, तो साइड एंगल साइड। अब राइट एंगल ट्राइंगल में आपके पास
एंगल 90 का होता है, ये कंपल्सरी है, तो उसमें हम HS पास्टुलेट भी लिख सकते हैं। HS मीन हाइपोटेन्यूज एंड साइड। तो हमने ट्राइंगल की हाइपोटेन्यूज चूज की है। अगर हम ONA ट्राइंगल की बात करें, ये जो हमारी राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसमें हमारे पास क्या है, ये 90 डिग्री के सामने जो होता है वो हाइपोटेन्यूज होता है, और दूसरी जो हमारे पास जो है वो साइड है, कोई भी उसमें यहाँ से हम बेस या परपेंडिकुलर जो भी ले। तो अब हाइपोटेन्यूज साइड पास्टुलेट इसको कहते हैं कि अगर आप किसी भी थ्योरम में फिगर बनाएंगे तो वो राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगी। तो राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब है कि एक एंगल उसमें 90 का है, उसमें उसको पास्टुलेट में अगर आप मेंशन नहीं भी करते तो वो कंफर्म है कि वो कॉन्ग्रुएंट है, वो कंपल्सरी है कि वो कॉन्ग्रुएंट है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में कौन सी पास्टुलेट लिखी जा सकती है, HS पास्टुलेट, हाइपोटेन्यूज साइड, क्योंकि सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल में ही हाइपोटेन्यूज होता है, बाकी किसी ट्राइंगल में हम बेस हाइपोटेन्यूज नहीं लिखते। तो इसका मतलब है कि अगर ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल होगी तो उसमें साइड एंगल साइड लिखने के बजाय HS पास्टुलेट भी लिखा जा सकता है। तो आपके पास अगर MCQs में भी आपको ऐसी कोई चीज दी जाए कि in which triangle HS postulate can be used, HS postulate can be used only in right angle triangles। अब right angle triangle का मतलब है कि उसमें हाइपोटेन्यूज होगा, एक हाइपोटेन्यूज और साइड ली जाएगी, हाइपोटेन्यूज और साइड के साथ एक एंगल कॉन्ग्रुएंट होता है जो 90 डिग्री का होता है, और वो कंफर्म है कि ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है, तो उसमें कॉन्ग्रुएंट होगा। हाइपोटेन्यूज राइट एंगल ट्राइंगल में आता है और राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल 90 का होता है, इट इज कंफर्म कि दोनों ट्राइंगल में HS पास्टुलेट का मतलब क्या है, एक ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज दूसरी ट्राइंगल के हाइपोटेन्यूज के साथ कॉन्ग्रुएंट है। तो हाइपोटेन्यूज का मतलब है कि ये ट्राइंगल भी राइट एंगल है और ये ट्राइंगल भी राइट एंगल है, तो उसमें एंगल हम 90 डिग्री का मेंशन ना भी करें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में हम क्या कर सकते हैं, जो हमने 3 पास्टुलेट यूज की, हम प्रॉपरली उनको लिखें तो भी ठीक है, और उसकी जगह HS पास्टुलेट मैक्सिमम यूज की जाती है। उसको एंगल को लिखने के बजाय उसमें उसको निग्लेक्ट करके HS पास्टुलेट मींस हाइपोटेन्यूज साइड पास्टुलेट, जब हाइपोटेन्यूज लिख दिया तो कंफर्म हो जाता है कि ट्राइंगल इज अ राइट एंगल ट्राइंगल एंड इट मस्ट कंटेन वन एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। तो HS पास्टुलेट इसको कहते हैं। साइड एंगल साइड पास्टुलेट होती है, एंगल एंगल साइड पास्टुलेट होती है जिसमें आप 2 साइड्स और एक एंगल, 2 एंगल और एक साइड या तीनों साइड्स लेते हैं। तो HS पास्टुलेट का मतलब क्या है, हाइपोटेन्यूज साइड पास्टुलेट विच इज रेलिवेंट टू राइट एंगल्ड ट्राइंगल। हाइपोटेन्यूज इज प्रेजेंट ओनली इन राइट एंगल ट्राइंगल। तो आपके पास क्या हुआ, फर्स्ट पास्टुलेट, सेकंड पास्टुलेट और थर्ड पास्टुलेट के बाद जिन ट्राइंगल्स की हमने करस्पॉन्डेंस ली थी ONA congruent हो गई ONB के। by HS postulate if the triangles are congruent then all the remaining elements are congruent। 3 पे हमने postulate लगाई, 3 एलिमेंट रह गए। अब हमने ट्राइंगल ONA से साइड AN ली और ट्राइंगल ONB से साइड BN ली, दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, इसका मतलब है इसके रिमेनिंग सारे एलिमेंट कॉन्ग्रुएंट हैं। तो हमने एक ट्राइंगल से AN लिया, दूसरी ट्राइंगल से BN लिया, AN इज कॉन्ग्रुएंट टू BN, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर चुके हैं, तो उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कॉन्ग्रुएंट होना कंपल्सरी है। सो दिस कंप्लीट द प्रूफ, दिस मींस दैट N इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। AN इज कॉन्ग्रुएंट टू BN का मतलब क्या है कि हमारी जो कॉर्ड AB है वो N पे बाइसेक्ट हो गई है 2 इक्वल पार्ट में। A से लेकर N तक जितनी मेजर है सेम उतनी ही मेजर N से लेकर B तक है। सो दिस कंप्लीट द प्रूफ, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल ऑन कॉर्ड बाइसेक्टेड, कि कोई भी लाइन सर्कल के सेंटर से कॉर्ड के ऊपर अगर परपेंडिकुलर है तो वो कॉर्ड को क्या करती है, बाइसेक्ट करती है, कॉर्ड को वो बाइसेक्ट करती है। परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल ऑन कॉर्ड बाइसेक्टेड, कि कोई भी लाइन सर्कल के सेंटर से कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर होगी तो वो उसको हमेशा बाइसेक्ट करेगी। और थ्योरम 9.1 क्या था, कोई भी लाइन सर्कल के सेंटर से कॉर्ड को बाइसेक्ट करे तो वो हमेशा परपेंडिकुलर लाइन होती है। दीज आर द थ्योरम्स कन्वर्स ऑफ ईच अदर। 9.2 एंड 9.3। 9.2 में क्या था कि कोई भी लाइन सेगमेंट, कोई भी स्ट्रेट लाइन सर्कल के सेंटर से कॉर्ड को बाइसेक्ट करे तो वो कॉर्ड की परपेंडिकुलर लाइन है। और 9.3 जो भी हमने प्रूव किया ये क्या है कि कोई भी लाइन सर्कल के सेंटर से कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर है तो वो आपकी कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगी। अब इसी से रेलिवेंट आपके पास आगे एप्लीकेशंस भी आएंगी। आपके पास जब आप MCQs एक्सरसाइज के करेंगे तो उसमें भी ये पास्टुलेट्स आपके पास यूज होंगी कि अगर लाइन कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है तो वो कॉर्ड के परपेंडिकुलर है, लाइन कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर है तो वो उसको बाइसेक्ट करती है। ये दोनों कन्वर्स थ्योरम यूज होंगे। परपेंडिकुलर है तो बाइसेक्ट करेगी कॉर्ड को, बाइसेक्ट करती है तो कॉर्ड के परपेंडिकुलर है। ये दोनों थ्योरम्स यूज करके आगे हम MCQs एक्सरसाइज के भी सॉल्व करेंगे। और इसी से रेलिवेंट आपके पास कोई भी MCQ आ सकता है। आपको कॉर्ड की मैयत दी जाए, आपसे कहा जाए कि
अ सर्कल हुज रेडियस इज 5 सेंटीमीटर, सर्कल का रेडियस जो है वो 5 सेंटीमीटर है फॉर एग्जांपल आपको दिया जाए, और कॉर्ड जो है वो सर्कल के सेंटर से 5 सेंटीमीटर पे लाई करती है, तो ये सर्कल का सेंटर है और ये कॉर्ड है, तो मींस ये वाली लाइन जो आपको दी जाए फॉर एग्जांपल दिस इज 4, दिस इज 5 सेंटीमीटर एंड यू हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड। आप बताएं कि कॉर्ड की लेंथ कितनी है, तो आप कैसे कॉर्ड की लेंथ फाइंड करेंगे? कॉर्ड की लेंथ फाइंड करने के लिए आपके पास ये ट्राइंगल कैसी ट्राइंगल है? राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल पे आप क्या यूज करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं कि आप पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? हाइपोटेन्यूज होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर होल स्क्वायर। तो आपके पास ये जो ट्राइंगल बनी हुई है ये राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल में आप यूज कर सकते हैं हाइपोटेन्यूज होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर होल स्क्वायर। अब आपके पास जब आप यहाँ पे यूज करेंगे ONB, तो अब आपने यहाँ पे क्या कर लिया, जब आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो आपके पास आप परपेंडिकुलर भी फाइंड कर सकते हैं। अगर आपके पास हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर है तो उससे आप बेस फाइंड कर सकते हैं, बेस और परपेंडिकुलर है तो आप हाइपोटेन्यूज फाइंड कर सकते हैं, हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर है तो आप बेस फाइंड कर सकते हैं। तो अगर आपको दो चीजें बताई जाएंगी, आपको अगर ये बता दिया, रेडियस बता दिया और सर्कल का सेंटर, कॉर्ड का सर्कल के सेंटर से डिफरेंस बता दिया, इसका मतलब है आपको हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर बता दिया, आपने ये बेस फाइंड करनी है। आपको अगर कॉर्ड की लेंथ फाइंड करनी है तो आप ये चीज फाइंड करेंगे, बेस फाइंड करेंगे, लेकिन ये आपकी NB पूरी कॉर्ड की लेंथ नहीं है। ट्राइंगल तो ये वाली अलग राइट एंगल ट्राइंगल है, ये अलग है। अब जब इस पे राइट एंगल ट्राइंगल अप्लाई करेंगे तो ये आपको NB की मेजर देगी। अब जब आपके पास NB की मेजर आएगी तो अभी हमने थ्योरम तो प्रूव कर लिया, जितनी मेजर NB की है उतनी ही मेजर तो AN की भी है, AN BN के कॉन्ग्रुएंट है, तो AN की जितनी मेजर आएगी उसको आप 2 टाइम्स कर लेंगे तो आपके पास पूरी कॉर्ड की मेजर आ जाएगी। इसी तरह से अगर आपको किसी एग्जांपल में पूरी कॉर्ड की मेजर बता दी जाए और रेडियस बता दिया जाए और आपसे कहा जाए कि आप बताएं कि ये कॉर्ड सर्कल के सेंटर से कितना दूर है, हाउ फार द कॉर्ड इज फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल, तो आपने इसका मतलब है ये चीज बतानी है, यही आपको आपकी कॉर्ड को सर्कल के सेंटर से ज्वाइन करती है ना, तो इसका मतलब है कि ये वाली जो मेजर है ये आपको बताएगी कि आपकी कॉर्ड सर्कल के सेंटर से कितना दूर है। अब आपको जो कॉर्ड की मेजर बताई गई है वो पूरी कॉर्ड की मेजर है, लेकिन आप या तो ये ट्राइंगल चूज करेंगे या तो ये ट्राइंगल चूज करेंगे, तो उसमें हाफ मेजर यूज हो रही है, तो उसमें आप कॉर्ड की मेजर फॉर एग्जांपल आपको 8 दी हुई है तो आप उसमें से हाफ कर लेंगे तो क्या होगी 4। अब आप बेस की जगह 4 यूज करेंगे, हाइपोटेन्यूज जो आपको दिया हुआ है वो आप यूज करेंगे और आप उसका परपेंडिकुलर फाइंड कर लेंगे। इसी तरह से अगर आपको दिया जाए कि कॉर्ड की लेंथ बता दी जाए, लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 8 सेंटीमीटर एंड इट इज 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल, तो इसका मतलब क्या है, इसकी मेजर आपको क्या बताई 5, इस पूरी की मेजर आपको क्या बताई 8 एंड यू हैव टू फाइंड द रेडियस। अब जब आप रेडियस फाइंड करेंगे तो अब आपके पास ये चीज तो यूज हो जाएगी लेकिन ये पूरी यूज नहीं हो रही, तो इसको आप हाफ करेंगे, ये चीज सिर्फ यूज करेंगे 4, तो आप हाइपोटेन्यूज होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर होल स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप ये हाइपोटेन्यूज फाइंड करेंगे जो आपके पास रेडियस ऑफ सर्कल का आंसर होगा। तो आपके पास ये दोनों थ्योरम्स अप्लाई होके आप रेडियस ऑफ सर्कल भी फाइंड कर सकते हैं, आप डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल भी फाइंड कर सकते हैं और आप लेंथ ऑफ कॉर्ड भी फाइंड कर सकते हैं। आपको तीनों में से 2 चीजें बता दी जाएंगी और एक चीज आपने फाइंड करनी है। अब उस पे आपको पता है कि यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है और राइट एंगल ट्राइंगल पे हमेशा पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होता है, हाइपोटेन्यूज होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, आप वो अप्लाई करेंगे। आपके पास 3 चीजें, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, इन तीनों में से अब आपके पास ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है। अब आपको रेडियस बताया जाए और कॉर्ड की लेंथ बताई जाए तो आप डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड फाइंड कर सकते हैं। डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर और रेडियस बताया जाए तो आप कॉर्ड की लेंथ फाइंड कर सकते हैं, लेकिन एक चीज का ख्याल रखेंगे, कॉर्ड की लेंथ फाइंड करनी है या आपको दी गई है, जब दी गई है तो आप उसको यूज करेंगे तो आप हाफ यूज करेंगे, और जब आपको फाइंड करने का कहा गया है तो आप हाफ की मेजर इस ट्राइंगल से या इस ट्राइंगल से फाइंड करेंगे और उसको पूरा करने के लिए आप उसको जो भी आंसर आएगा AN का या ANB का आप उसे डबल करेंगे, क्योंकि AN NB के इक्वल है, जितनी मेजर AN की है उतनी ही BN की है। तो फॉर एग्जाम्पल AN की मेजर आपके पास 3 आई, आपको पूरी कॉर्ड की मेजर बतानी थी तो आप करेंगे 3 + 3 = 6, तो पूरी कॉर्ड की मेजर कितनी होगी 6। अब इसी इन स्टेटमेंट क्या है उसकी, one and only one circle can pass through 3 non-collinear points, one and only one circle, क्या प्रूव करना है हमें, we have given 3 non-collinear points, क्या गिवन है हमें
3 non-collinear points and we have proved that one and only one circle can pass through these 3 non-collinear points. अब कोलिनियर और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स आपने ग्रेड 9th में चैप्टर नंबर 9 में पढ़े थे। कोलिनियर पॉइंट्स कौन से होते हैं? वो पॉइंट्स जो एक सेम लाइन पे लाई करते हैं। जो पॉइंट्स एक सेम लाइन पे लाई करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? कोलिनियर पॉइंट्स। और वो पॉइंट्स जो एक सेम लाइन पे लाई नहीं करते उन्हें क्या कहते हैं? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। जिन 3 पॉइंट्स को ज्वाइन करने से एक स्ट्रेट लाइन ना बने, उनसे एक ट्राइंगल बने, तो उसे क्या कहते हैं? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अब आपके पास 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स गिवन है और आपने प्रूव क्या करना है कि वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू दीज 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट। इन तीनों नॉन कोलिनियर पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ एक सर्कल पास हो सकता है। अब इन तीनों नॉन कोलिनियर पॉइंट से सिर्फ एक सर्कल पास हो सकता है मीन्स क्या है कि अगर आपके पास सर्कल की बाउंड्री पे जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? सर्कल के सर्कमफेरेंस सेंटर जो एक फिक्स पॉइंट है उससे वो सारे के सारे क्या होते हैं? इक्वल डिस्टेंट होते हैं। इसका मतलब है कि हमारे पास ये जो 3 पॉइंट्स हमें गिवन है नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, अगर ये किसी एक पॉइंट से सेम डिस्टेंस पे आ जाएं तो इसका मतलब है कि ये सारे पॉइंट्स एक ही सर्कल के सर्कमफेरेंस पे लाई करते हैं और इनसे सिर्फ और सिर्फ एक ही सर्कल पास हो सकता है। तो थ्योरम को स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले हम थ्योरम की स्टेटमेंट जो है उससे फिगर बनाएंगे और फिगर में आपको सिर्फ स्टार्ट में सिर्फ आपको क्या चीज़ गिवन है? 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स गिवन है, ए, बी और सी का जिसने नाम दिया हुआ है फिगर में, ए, बी और सी। ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ए, बी और सी, ये 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हमें गिवन थे जिनको हमने लिया 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ए, बी एंड सी। गिवन क्या है हमारे पास? ए, बी एंड सी आर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। व्हाट वी हैव टू प्रूव? वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू ए, बी एंड सी। कि सिर्फ और सिर्फ एक सर्कल ए, बी और सी से पास हो सकता है। क्या मतलब है इसका? कि ये तीनों पॉइंट्स एक सेम पॉइंट से इक्वल डिस्टेंट हुए तो इनसे एक ही सर्कल पास होगा। तीनों पॉइंट्स अगर एक सेम पॉइंट से इक्वल डिस्टेंट हैं तो इसका मतलब है कि आपके पास एक ही सर्कल के ऊपर ही आएंगे, क्योंकि सर्कल की डेफिनेशन क्या थी? सेट ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन दैट आर इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट फ्रॉम अ गिवन पॉइंट, देन दैट इज कॉल्ड सर्कल। कि आपके पास एक फिक्स पॉइंट हो, उससे जो जितने भी पॉइंट इक्वल डिस्टेंट होंगे मीन सेम डिस्टेंस पे लाई करेंगे, वो सारे के सारे मिलके सर्कल बनाएंगे और वो सर्कल की सर्कमफेरेंस के ऊपर आएंगे। तो अब हम इन तीनों पॉइंट से एक ही सर्कल पास होता है, ये प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो 3 पॉइंट्स हैं ये किसी एक ही पॉइंट से इक्वल डिस्टेंट है। वो जो एक पॉइंट होगा वो सर्कल का सेंटर होगा और ये सारे पॉइंट सर्कल के सर्कमफेरेंस पे आएंगे। तो ये फिर क्या प्रूव हो जाएगा कि तीनों पॉइंट से एक ही सर्कल पास हो रहा है। उसके लिए हम कंस्ट्रक्शन की हुई है। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन क्या है? ज्वाइन बी टू ए एंड सी। सबसे पहले बी जो मिड में पॉइंट है उसको ए और सी से ज्वाइन किया हुआ है। हमने 3 जो पॉइंट्स लिए ए, बी और सी, तो सबसे पहले क्या किया? ज्वाइन बी टू ए एंड सी। बी को ज्वाइन कर देना है ए और सी के साथ। बी को ज्वाइन करने के बाद नेक्स्ट क्या है? ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स एक्स डी एंड वाई ई ऑफ ए बी एंड बी सी। क्या चीज़ ड्रॉ करनी है? ये जो ए बी है और ये जो बी सी लाइन सेगमेंट बनी है अब आपके पास, इन दोनों के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ करने हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ग्रेड 9 में आपने एक्सरसाइज नंबर 17.2 में प्रॉपरली ड्रॉ करने सीखे हुए भी हैं। परपेंडिकुलर मीन्स एंगल ऑफ 90 डिग्री एंड बाइसेक्टर्स मीन डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट। तो अब आपके पास ये जो लाइन सेगमेंट ए बी है, जब आप इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे तो वो कहाँ से पास होगा? मिड पॉइंट से पास होगा और कौन सा एंगल बनाएगा? 90 डिग्री। और हमने उस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को नाम क्या दे दिया? एक्स डी। ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स एक्स डी एंड वाई ई ऑफ ए बी एंड बी सी। जिस तरह ए बी का ड्रॉ करेंगे इसी तरह से बी सी का भी ड्रॉ करेंगे। ये जैसे आपको ड्रॉ किया हुआ नजर आ रहा है, ये ए बी का है और ये बी सी का है। अब वो जहाँ पे दोनों मीट करते हैं उस पॉइंट का नाम क्या है? ओ। जहाँ पे दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ने, ए बी और बी सी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ने जहाँ मीट किया उस पॉइंट का नाम क्या है? ओ। अब उस पॉइंट का नाम ओ है और उस पॉइंट ओ को ज्वाइन कर दिया हुआ है ए, बी और सी तीनों से। उस पॉइंट ओ को ज्वाइन किया ए से भी, बी से भी और सी से भी। तो ये आपके पास अब फिगर आफ्टर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगी। गिवन में क्या था हमारे पास? 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स थे जिनको हमने ए, बी और सी का नाम दिया।
नॉन कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब क्या होता है, जो एक लाइन पे लाई नहीं करते। अब 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हमने लिए, हमने प्रूव करना है कि इन 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से एक ही सर्कल पास होता है। एक ही सर्कल पास होने का मतलब क्या है कि ये तीनों नॉन कोलिनियर पॉइंट्स किसी एक फिक्स पॉइंट से इक्विडिस्टेंट है। वो जो फिक्स पॉइंट है वो सर्कल का सेंटर है। जब ये तीनों इक्विडिस्टेंट होंगे तो ये तीनों एक ही सर्कल के सर्कमफेरेंस पे आ जाएंगे और इन तीनों से सिर्फ और सिर्फ एक सर्कल पास होगा। उसके लिए कंस्ट्रक्शन क्या की, सबसे पहले ये जो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स थे इनको आपस में ज्वाइन किया। मिड में पॉइंट का नाम हमने बी रखा हुआ है, तो बी को हमने ज्वाइन कर दिया ए से भी और सी से भी। हमारे पास 2 लाइन सेगमेंट बन गई, एक बी ए और एक बी सी, जो आपको फिगर में नजर भी आ रही है। ये जो बी ए और बी सी, मिड में पॉइंट बी है, बी को हमने ज्वाइन किया ए से भी और सी से भी, तो हमारे पास 2 लाइन सेगमेंट बन गई, बी ए एंड बी सी। फिर हमने जो बी ए लाइन सेगमेंट थी उसका भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया और बी सी वाली का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या है कि ए बी की जो लाइन सेगमेंट है इसके बिल्कुल मिड में से 90 डिग्री के एंगल के साथ जो लाइन पास होगी वो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो ये आपके पास ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा। इसी तरह जब आप बी सी के प्रॉपर मिड से एक स्ट्रेट लाइन पास करेंगे तो वो बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीन्स मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो अब आपके पास यहाँ पे जो ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो जो हम मीट कर रहे हैं, ए बी को उस पॉइंट को डी का नाम दिया है और बी सी के पॉइंट को ई का नाम दिया है। इसका मतलब है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब होता है 90 डिग्री का एंगल भी बनाता है और मिड पॉइंट से भी पास होता है। तो अब पॉइंट डी पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो ये डी मिड पॉइंट भी है। बाइसेक्टर हमेशा लाइन सेगमेंट को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो ये जो आपके पास डी और ई पॉइंट है ये लाइन सेगमेंट ए बी और बी सी के मिड पॉइंट्स हैं और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का है, बिकॉज हमने जो ड्रॉ किए वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ किए। परपेंडिकुलर मीन मैक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एंड बाइसेक्टर मीन्स डिवाइड दिस लाइन सेगमेंट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। 2 इक्वल पार्ट्स में भी डिवाइड कर रहा है, मिड में से पास हो रहा है। तो आपके पास फिगर कंप्लीट हुई। उसके बाद कंपास को वर्टेक्स ओ पे रख के आपने सर्कल ड्रॉ कर देना है। कंपास को वर्टेक्स ओ पे रख के सर्कल ड्रॉ कर देना है। अब जब आप कंपास को वर्टेक्स ओ पे रख के सर्कल ड्रॉ करेंगे तो आपके पास अगर इस पॉइंट ओ से एक ही सर्कल पास हुआ तो इसका मतलब है कि ये तीनों पॉइंट उस सर्कल के सर्कमफेरेंस पे आएंगे। तीनों पॉइंट उस सर्कल के सर्कमफेरेंस पे आ जाएंगे तो मींस ये तीनों पॉइंट एक ही सर्कल के सर्कमफेरेंस पे लाई करते हैं और इन तीनों में से सिर्फ एक सर्कल लाई पास हो सकता है। अगर कोई एक भी पॉइंट सर्कल के अंदर आ जाता है या सर्कल से बाहर आ जाता है तो इसका मतलब है वो सर्कल की सर्कमफेरेंस पे नहीं है, तो उससे वो सर्कल पास नहीं हो रहा। तो आपने प्रूव करना है कि इन तीनों से एक ही सर्कल पास होता है। अब आपको ये प्रॉपर फिगर नजर आ रही है, तो फिगर में क्या है आपके पास, फिगर में आपको यहाँ पे ये एक ट्राइंगल और ये दूसरी ट्राइंगल बनी हुई नजर आ रही है, ए ओ डी और दूसरी बी ओ डी। ये जो आपके पास ट्राइंगल है ए ओ डी और बी ओ डी, हम सबसे पहले इन दोनों ट्राइंगल की अगर करस्पॉन्डेंस लें, इन दोनों ट्राइंगल्स की अगर हम करस्पॉन्डेंस लें तो हमारे पास 3 पास्टुलेट्स हैं। कौन कौन सी 3 पास्टुलेट्स हैं? हमने प्रीवियस थ्योरम में ओ ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ बी यूज किया, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। लेकिन अभी ये सर्कल हमने प्रूव करना है, सर्कल हमने बताना है कि ये एक ही सर्कल है जो पास हो रहा है। तो ये पास्टुलेट आप यूज यहाँ पे नहीं कर सकते। कौन कौन सी पास्टुलेट है जो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर? एक पास्टुलेट ओ डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ डी, कॉमन लाइन। दूसरी पास्टुलेट ए डी इज कॉन्ग्रुएंट टू बी डी। क्या रीजन है इसका? डी इज द मिड पॉइंट। हमें पता है कि डी जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना रहा है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो हमेशा मिड से पास होता है, वो लाइन सेगमेंट को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो हमने ए बी का जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया तो ए बी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिड से पास हुआ तो उसने हमारी लाइन सेगमेंट को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ए डी और बी डी कॉन्ग्रुएंट हो गए। थर्ड पास्टुलेट, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमेशा कौन सा एंगल बनाता है? 90 डिग्री का। इसका मतलब है कि पॉइंट डी पे जो एंगल ओ डी ए है और जो एंगल ओ डी बी है, ये दोनों एंगल कौन सी मेजर के हैं? 90 डिग्री के हैं। तो हमारे पास 3 पास्टुलेट कंप्लीट हुई। एक हमारे पास OD is congruent to OD, second postulate AD is congruent to BD because D is the midpoint, and third postulate angle ODA, ये जो D पे एंगल बन रहा है लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे, दोनों एंगल्स राइट एंगल्स हैं, तो ट्राइंगल्स हमारे पास क्या हो जाएंगी? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। तो सबसे पहले हमने पास स्टेटमेंट रीजन में यही चीज ली है कि हमने ट्राइंगल OAD की करस्पॉन्डेंस ली है ट्राइंगल OBD के साथ। एंगल ODA इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ODB, राइट एंगल्स। दोनों क्या है? राइट एंगल्स हैं, क्योंकि हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया और परपेंडिकुलर हमेशा 90 का एंगल बनाता है। AD इज कॉन्ग्रुएंट टू BD,
D is the midpoint, बाइसेक्टर मिड से पास होता है, OD is congruent to OD, कॉमन लाइन, सो ट्राइंगल OAD जिनकी हमने करस्पॉन्डेंस ली थी वो किस में चेंज होगी, वो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट में चेंज होगी। हमारी ट्राइंगल OAD जो हमने करस्पॉन्डेंस ली थी ODB के साथ, वो दोनों क्या हो गई, आफ्टर 3 पोस्टुलेट्स वो तीनों हमारे पास कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, दोनों हमारे पास कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स बन गए। अब ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो उसके रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑटोमेटिकली कॉन्ग्रुएंट होते हैं, हमें पता है, तो हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया। अब ट्राइंगल ODA में जो OA है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल ODB की साइड OB के साथ, तो क्या हो गया नेक्स्ट, OA is congruent to OB, corresponding sides of congruent triangles। ये क्या है आपके पास, corresponding sides हैं congruent triangles की। ये आपके पास इक्वेशन 1 है जो हमने फर्स्ट 2 ट्राइंगल्स की correspondence से ली है। अब इसी तरह से हम जो सेकंड 2 ट्राइंगल्स हमारे पास बनी हुई है, जो BC का बाइसेक्टर है, ये जो BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इसके साथ ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल की अब हम करस्पॉन्डेंस लेंगे। इन ट्राइंगल OBE करस्पॉन्डेंस टू ट्राइंगल OCE। अब ट्राइंगल OBE और OCE इन दोनों ट्राइंगल्स की हम करस्पॉन्डेंस लेंगे और इस पे 3 पोस्टुलेट्स लगाएंगे और इन ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। अब पोस्टुलेट अगेन, फर्स्ट पोस्टुलेट तो आपके पास ये है, OE इज कॉन्ग्रुएंट टू OE, कॉमन लाइन है, ये ट्राइंगल OBE में भी यूज हो रही है और OCE में भी यूज हो रही है, दोनों में ये लाइन यूज हो रही है, तो कॉमन लाइन है, ये कॉन्ग्रुएंट होगी, कंपल्सरी है। सेकंड पोस्टुलेट, हमने ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया हुआ है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो हमेशा मिड से पास होता है, तो आपके पास ये मिड पॉइंट है, ये हमारी लाइन सेगमेंट BC को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, जितनी मैयर CE की है उतनी ही मैयर BE की है। CE इज कॉन्ग्रुएंट टू BE बिकॉज E इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, E जो है वो BC का मिड पॉइंट है, क्योंकि बाइसेक्टर तो हमेशा मिड पॉइंट से पास होता है। और थर्ड पोस्टुलेट क्या यूज होगी, कि एंगल OEC इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल OEB। क्यों कॉन्ग्रुएंट है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने ड्रॉ किया और परपेंडिकुलर मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो हमारे पास 3 पोस्टुलेट कंप्लीट हो गई, कॉमन लाइन, E इज द मिड पॉइंट एंड एंगल OEB जो एक ट्राइंगल में है और एंगल OEC जो दूसरी ट्राइंगल में है, दोनों कॉन्ग्रुएंट है बिकॉज बोथ ऑफ दीज आर राइट एंगल्स। तो ये दोनों ट्राइंगल्स भी क्या प्रूव हो गई, कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गई। अब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स कौन सी हैं आपके पास, OB इज कॉन्ग्रुएंट टू OC, ये जो आपको नजर आ रही है OB एक ट्राइंगल में और OC दूसरी ट्राइंगल में, ये दोनों क्या हो गई, इन दोनों ट्राइंगल्स की हमने करस्पॉन्डेंस ली थी, दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई, तो OB इज कॉन्ग्रुएंट टू OC आ गया हमारे पास। अब हमने पहले एक इक्वेशन बनाई थी OA इज कॉन्ग्रुएंट टू OB, अब हमारे पास एक इक्वेशन बनी है OB इज कॉन्ग्रुएंट टू OC। पहली 2 ट्राइंगल से OA इज कॉन्ग्रुएंट टू OB आया, दूसरी 2 ट्राइंगल से OB इज कॉन्ग्रुएंट टू OC आया। तो आपने ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ग्रेड 9 में भी पढ़ी, चैप्टर नंबर 7 में भी, चैप्टर नंबर 2 में भी, इफ x is equal to y and y is equal to z then this implies that x is equals to z। क्या implies करता है ये कि x z के इक्वल है, तो इसका मतलब है OA is congruent to OB, OB is congruent to OC, it means all of these are congruent, OA is congruent to OB, OB is congruent to OC। ये अब सारे के सारे आपस में क्या हो गए, पहले OA कॉन्ग्रुएंट है OB के, फिर OB कॉन्ग्रुएंट है OC के, तो OA कॉन्ग्रुएंट टू OB एंड OB इज कॉन्ग्रुएंट टू OC। अब OA इज कॉन्ग्रुएंट टू OB का मतलब है कि ऑल ऑफ दीज हैव सेम मैयर, सबकी मैयर क्या है, सेम है। अब आपके पास सर्कल क्या होता है, सर्कल एक आपके पास कर्व शेप फिगर है जो एक फिक्स पॉइंट से सारे उसके बाउंड्री पे जितने भी पॉइंट आते हैं इक्वल डिस्टेंट होते हैं। अब हमने 3 पॉइंट्स लिए A, B और C, वो एक फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंट आ गए, इसका मतलब है ये जो फिक्स पॉइंट है ये क्या है, सर्कल है। एक ही पॉइंट से जब वो सारे इक्वल डिस्टेंट है तो इसका मतलब है कि वो सारे के सारे एक ही सर्कल की बाउंड्री पे लाई करते हैं। इक्वल डिस्टेंट कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब क्या है, मैयर सेम होने का मतलब क्या है कि वो सारे के सारे एक पॉइंट से इक्वल डिस्टेंट है। तो अगर आपके पास बहुत सारे पॉइंट्स किसी एक फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंट हो तो वो क्या है, सर्कल के सेंटर से सर्कल के सर्कमफेरेंस तक इक्वल डिस्टेंट को क्या कहते हैं, रेडियस। और एक सर्कल के अंदर सारे रेडियस क्या होते हैं, सेम होते हैं। इसका मतलब है कि ये एक ही सर्कल है क्योंकि इसके सारे रेडियाई सेम है। एक फिक्स पॉइंट से ये सारे पॉइंट्स A, B, C इक्वल डिस्टेंट है। तो एक ही पॉइंट से जब बहुत सारे पॉइंट इक्वल डिस्टेंट होते हैं तो क्या होते हैं, वो एक ही सर्कल के सर्कमफेरेंस पे लाई करते हैं। अगर आपके पास एक कोई भी फिक्स सेंटर ऑफ सर्कल है, जब आप ड्रॉ करेंगे तो आपके पास अगर कोई पॉइंट उस सर्कल उस पॉइंट से पास नहीं होता तो या तो वो पॉइंट सर्कल के बाहर आएगा या वो पॉइंट सर्कल से अंदर आ जाएगा। लेकिन अगर वो एक फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंट है तो फिर वो सारे पॉइंट सर्कल के सर्कमफेरेंस पे आएंगे। तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास
ए बी और सी सारे एक ही पॉइंट से इक्वल डिस्टेंट है। वो कौन सा पॉइंट है? ओ। पॉइंट ओ से ए बी और सी सेम डिस्टेंस पे लाई करते हैं। इसका मतलब है कि ये सारे पॉइंट एक ही सर्कल के सर्कमफेरेंस पे लाई करते हैं। सेट ऑफ पॉइंट्स विच आर इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड अ सर्कल। एक फिक्स पॉइंट से जब बहुत सारे पॉइंट इक्वल डिस्टेंट होते हैं, सेम डिस्टेंस पे लाई करते हैं, इसका मतलब है वो सारे पॉइंट एक ही सर्कल के सर्कमफेरेंस पे लाई करते हैं, वो मिलके एक ही सर्कल कंप्लीट करते हैं। तो हमारे पास ओ से इक्वल डिस्टेंट है ए बी, बी बी और सी बी। ओ का डिस्टेंस ए से, बी से और सी से सेम है। तो ओ का डिस्टेंस अगर ए बी और सी तीनों से सेम है तो क्या मतलब है इसका? इट मीन्स दैट ओ इज इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम 3 पॉइंट्स ए बी एंड सी। तीनों सेम डिस्टेंस होने का मतलब क्या है कि ओ जो है वो ए बी और सी तीनों से इक्वल डिस्टेंट है, तीनों से सेम डिस्टेंस पे लाई करता है। देयरफॉर अ सर्कल विद सेंटर ओ एंड रेडियस ओ ए, ओ बी और ओ सी विल पास थ्रू ए बी एंड सी। इसका मतलब है कि इन तीनों पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ एक सर्कल पास हो सकता है, क्योंकि ओ सेंटर ऑफ सर्कल अगर हो, ओ का डिस्टेंस ए बी और सी से इक्वल डिस्टेंट है। इसका मतलब है ये तीनों ए बी और सी सेम रेडियाई के हैं, और सेम रेडियाई एक ही पॉइंट से सेम सेंटर के साथ सेम रेडियाई हो तो वो सिर्फ उनसे सिर्फ एक ही सर्कल पास होता है। अगर सेंटर चेंज हो तो रेडियस चेंज हो सकता है, सेंटर सेम हो रेडियस सेम हो, इसका मतलब है कि सर्कल भी एक ही है। एक ही सेंटर के साथ एक ही रेडियस के साथ एक ही सर्कल ड्रॉ हो सकता है। आपके पास ये सेंटर है तो आप इससे एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, इसके सारे रेडियस सेम होंगे। आप सेंटर चेंज कर देंगे तो सर्कल चेंज होगा, या आप रेडियस चेंज कर देंगे तो सर्कल चेंज होगा। फॉर एग्जांपल आपके पास एक सेंटर ओ था, आपने एक सर्कल बनाया 3 सेंटीमीटर का, फिर आपने रेडियस चेंज कर दिया। अब आपने रेडियस चेंज किया तो सर्कल चेंज हुआ। जब तक आप 3 सेंटीमीटर का सर्कल बनाएंगे तो वो इसके ऊपर ही आएगा, वो चेंज नहीं होगा। तो एक ही सेंटर से एक ही रेडियस के साथ एक ही सर्कल बनता है। सेंटर चेंज हो या रेडियस चेंज हो तो सर्कल चेंज होता है। अब यहाँ पे सेंटर भी चेंज नहीं है और रेडियस भी चेंज नहीं है, सेंटर फिक्स है ओ और सबका डिस्टेंस सेम है ओ से। ओ का डिस्टेंस ए बी और सी सबसे सेम है। इसका मतलब है कि ये तीनों पॉइंट एक ही सर्कल के सर्कमफेरेंस पे लाई करते हैं, एक ही फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंट है। तो ये तीनों पॉइंट्स एक ही सर्कल के रेडियाई हैं, मींस इन तीनों पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ एक ही सर्कल पास हो रहा है। कोई पॉइंट सर्कल से बाहर नहीं है, सर्कल से अंदर नहीं है जिससे कोई दूसरा सर्कल पास हो। सारे के सारे पॉइंट एक सर्कल के ऊपर सर्कमफेरेंस के ऊपर लाई करते हैं क्योंकि एक ही पॉइंट से इक्वल डिस्टेंट है। देयरफॉर वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू दीज 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। कि हमने 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स लिए, जब हमने उनको ज्वाइन किया फिर हमने उनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ किए। उनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ने जहाँ पे मीट किया उस पॉइंट को हमने ओ का नाम दिया, फिर ओ को हमने ज्वाइन कर दिया तीनों गिवन पॉइंट से। जब ओ को हमने तीनों गिवन पॉइंट से ज्वाइन किया तो अब हमने प्रूव करना है कि ये जो एक फिक्स पॉइंट है अगर तीनों पॉइंट से सेम डिस्टेंस पे लाई करता है, इसका मतलब है कि ये तीनों पॉइंट इक्वल डिस्टेंट है ओ से। अगर एक फिक्स पॉइंट से तो ये तीनों पॉइंट एक ही सर्कल के सर्कमफेरेंस पे लाई करते हैं। तो हमने क्या प्रूव किया कि ये तीनों पॉइंट्स ओ से इक्वल डिस्टेंट है, ओ ए, ओ बी, ओ सी। तीनों ए बी और सी तीनों के तीनों ओ से सेम डिस्टेंस पे लाई करते हैं। इसका मतलब है कि एक ही फिक्स पॉइंट से जब सारे पॉइंट सेम डिस्टेंस पे लाई करें तो वो क्या बनाते हैं, मिलके सर्कल बनाते हैं। इसका मतलब है कि ये तीनों पॉइंट मिलके एक सर्कल बना रहे हैं। So one and only one circle can pass through 3 non-collinear points. कौन से points की बात हो रही है? Non-collinear. Non-collinear means points that do not lie on the same line. This completes the proof कि आपके पास 3 non-collinear points हों तो उनसे सिर्फ और सिर्फ एक ही सर्कल पास हो सकता है, एक से ज़्यादा सर्कल पास नहीं होता है। अब आपने चैप्टर नंबर 9 के सारे थ्योरम प्रूव कर लिए। हम रिव्यू एक्सरसाइज 9 में आपके पास MCQs हैं, साथ में आपने एग्जाम्पल सॉल्व की थी प्रीवियस 9.4 और 5 के थ्योरम के साथ भी। तो अब वो एग्जाम्पल्स यूज़ करते हुए, डेफिनेशंस यूज़ करते हुए, थ्योरम यूज़ करते हुए हम एक्सरसाइज के MCQ सॉल्व